ओके, तो हम लोगों ने 6 GB मेमोरी खाली कर लिया है ना। रिकॉर्ड कर लेते हैं फटाफट। ये वाला डेट पहले का ही है, इसको हटाते हैं। ये आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, 14 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 14 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ये पुरानी डेट थी। अभी मैंने 6 GB फ्री किया है, मतलब ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स जो है और रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग। चलिए देख लेते हैं जरा, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, मियोसिस और माइटोसिस के बीच में। इसको भी मिटाते हैं, थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए हम लोग को, इसको भी मिटाते हैं। इधर रख लेते हैं माइटोसिस, अब इधर आइए मियोसिस। मियोसिस चलिए लाइन रहने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे बोला कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर क्या था, यहाँ पे क्रोमैटिन था, है ना। पर अब क्या करते हैं, थोड़ा सा क्रोमोसोम की हेल्प से समझ लेते हैं कि क्रोमोसोम्स की हेल्प से कैसा नजर आता है। हाँ, तो क्रोमोसोम्स की हेल्प से कैसा नजर आएगा, तो मान लेते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स था, जो कि वो ऐसा दिखेगा। आपको मालूम है कि ये चीज होता नहीं है, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ये ऐसा कुछ दिखेगा, 46 क्रोमोसोम रहेगा तो। ठीक है, इसके बाद आपको मालूम है कि डीएनए जो होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है या डीएनए ड्यूप्लीकेशन। तो डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, पर क्रोमोसोम वही रहता है। डीएनए का अमाउंट डबल होने से क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हो जाएगा। मैंने बताया है कि क्रोमोसोम को हम लोग सेंट्रोमियर से गिनते हैं। जब तक सेंट्रोमियर नहीं चेंज होगा, क्रोमोसोम एक ही कहलाएगा। इसीलिए देखिए, डीएनए का अमाउंट डबल तो होता है, पर क्रोमोसोम उतना ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर तो सेम रह गया ना, सेम सेंट्रोमियर रहेगा तो ये 1 क्रोमोसोम ही काउंट होगा। ओके, ये मान लेते हैं कि ये ऐसा कुछ क्रोमोसोम दिखेगा आपको डीएनए डुप्लीकेशन के बाद। अब आपको और तो मालूम है कि यहाँ पे क्रोमोसोम बनते नहीं हैं, यहाँ पे क्रोमैटिन रहता है, यहाँ भी क्रोमैटिन रहता है, आगे चल के क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होना होता है। तो ये चीज तो मैंने डिटेल में बता दी। अब हम थोड़ा देख रहे हैं शॉर्टकट में ना, डिवाइस कर रहे हैं इस चीज को, पर्टिकुलर इसको डिफरेंस बिटवीन देख रहे हैं। तो डीएनए डुप्लीकेशन के बाद क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है। इसके बाद क्या होता है, नहीं तो रुकिए, है ना, क्यों कहिएगा कि यहाँ पे क्रोमैटिन नहीं बना है। क्रोमैटिन ही रख लीजिए आप, ये क्रोमैटिन, यहाँ भी क्रोमैटिन। उसके बाद क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कीजिए, है ना। मान लीजिए कि उससे कंफ्यूज हो जाइएगा, तो उसको ना करने में ही भलाई है। चलिए, तो यहाँ पे जो है वो डीएनए मान लीजिए कि 46 क्रोमोसोम लेके आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ भी क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहेगा, पर डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है। अगर यहाँ पे डीएनए कुछ x अमाउंट है, तो यहाँ पे 2x अमाउंट हो चुका होगा डीएनए। ओके, पर क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहने वाला है। अब बना लेते हैं हम लोग क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम्स तो नहीं बना सकते हैं इतनी छोटी सी जगह में, पर हम लोग बना लेते हैं 4 क्रोमोसोम्स। अब ये 4 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, वो रैंडम होते हैं सबसे पहले तो जब बनते हैं तो, पर मैंने बताया ना वो अरेंज एक के नीचे एक के नीचे एक होते हैं। तो डायरेक्ट इसको अरेंज कर दिया जाए हम लोग। एक क्रोमोसोम, 2, 3 और ये 4 क्रोमोसोम्स में। अब इनको क्या करता है, यहाँ पे जो रहते हैं ना सेंट्रियोल्स, ये इन्हें पकड़ के जो है वो खींचते हैं। ये खींचेंगे इनको तो 2 सेल्स बनेगा यहाँ पर। अब जरा समझिए कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स को बीच से फाड़ के जो है वो अलग अलग खींच दिया गया है, क्रोमोसोम को बीच से स्प्लिट कर दिया गया है। तो फिर सेंट्रोमियर भी स्प्लिट हो जाता है। सेंट्रोमियर किस चीज का बना होता है, सेंट्रोमियर जो होता है ना, सेंट्रोमियर जहां से क्रोमोसोम आपको 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़ी हुई दिखती है ना, ये जो होता है
इस तरह का जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं ये बोला था, ये प्रोटीन का बना होता है ना। तो ये प्रोटीन का बना, आ जाइए ना, तो ये प्रोटीन का बना होता है सेंट्रोमियर। तो जब खींचा जाता है ना दोनों को अलग अलग करने के लिए, तो वो प्रोटीन बेसिकली टूट के और वो अलग अलग हो जाता है। तो अब जब अलग अलग हो जाएगा तो अब दो सेंट्रोमियर कहलाने लगेगा ना। यहाँ पे एक सेंट्रोमियर था और यहाँ पे एक सेंट्रोमियर ये हो गया और एक सेंट्रोमियर ये हो गया, तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम, यहाँ पे दो क्रोमोसोम बोलेंगे, ये वाली बात हो जाती है। इसलिए देखिए यहाँ पे तो कितने क्रोमोसोम्स थे, 1 2 3 4, ऐसे करते करते 46 क्रोमोसोम्स थे। उन सभी को तोड़ दिया जाएगा 20 से, तो यहाँ भी 46 क्रोमोसोम्स आ जाएगा, यहाँ भी 46 क्रोमोसोम आ जाएगा। बट इन सभी के पास एक एक क्रोमेटिड होंगे। इस बार 4 क्रोमोसोम्स लेके चले थे हम लोग, इसलिए 4 बना रहे हैं। नहीं यहाँ नहीं था मोबाइल। तो ये हो गया 4 4 क्रोमोसोम। तो देखिए अगर 46 लेके चले होते तो यहाँ 46 क्रोमोसोम, तो यहाँ भी 46 क्रोमोसोम। और जब दोनों को आधे से बीच से स्प्लिट करके तोड़ा गया तो ये भी एक क्रोमोसोम कहलाया, ये भी एक क्रोमोसोम कहलाया। यहाँ पे 46 और 46, तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे सेम रहा। अब आ जाते हैं जरा मियोसिस की ओर। तो मियोसिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए थोड़ा सा दूर से लेके चल रहे हैं डायग्राम को। ये रहा हमारा जिसके अंदर डीएनए, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम था। अच्छा देखिए अगर यहाँ पे बोला जाए तो ये कैसा सेल था, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल का मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम के 2 सेट थे और यहाँ भी अल्टीमेटली 2 सेट ही रहे, चेंज नहीं हुआ। तो ये डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनता है। यहाँ भी जो सेल बना है ये 2n वाला सेल ही बना है, डिप्लॉइड सेल्स ही बने हैं। अच्छा अब यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, तो थोड़ा ज़्यादा डीएनए बना देते हैं यहाँ पे। ओके, फिर क्या हुआ यहाँ पे, डीएनए कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाया, डीएनए बनाया क्रोमोसोम। यहाँ भी 4 क्रोमोसोम चल रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे क्रोमोसोम खुद को एक के नीचे एक के नीचे एक अरेंज किए थे, पर मैंने यहाँ बताया ना यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो होमोलोगस पेयर बना लेते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े बन जाते हैं। सेम सेम दिखने वाले क्रोमोसोम दोस्ती कर लेते हैं, बोलते हैं भाई सेम सेम दिख रहे हैं हम लोग साथ में रहेंगे, है ना। वैसा ही जो है मान लीजिए कि जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे 46 क्रोमोसोम्स, उसमें जितने भी सेम सेम दिख रहे होंगे सभी साथ में जोड़े में आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो होता है ना 23 पेयर्स बन जाता है यहाँ पे। अब क्योंकि हम लोगों ने 4 क्रोमोसोम लिए हैं तो यहाँ पे 2 पेयर बन जाएगा। एक पेयर जी, थोड़ा सा कलरफुल इस्तेमाल किया जाए। मान लेते हैं कि ये एक मदर से और एक फादर से आया, ये होमोलोगस क्रोमोसोम को जोड़े बन गए, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी। अब ये रैंडम है, जरूरी नहीं है ग्रीन वाला इधर ही रहेगा क्या, अरे नहीं भाई वो कहीं भी रह सकता है, इधर बना लो, है ना। ये तो फिर ये तो बहुत सारी संभावनाएं है ना, कई संभावनाएं हैं यहाँ पे, कहीं भी रह सकता है वो तो अपने ऊपर है। ये चीज हो गया। ये तो ये है कि कौन सी संभावना बनेगी हमें कुछ नहीं मालूम है, इतना तय है कि पेयर बनता है। अब इन पेयर्स को अलग अलग किया जाता है, तो जब पेयर को अलग अलग किया जाएगा तो 2 सेल्स बनेंगे। यहाँ कितने क्रोमोसोम थे 46, यहाँ भी कितने रहे होंगे 46 रहे होंगे, यहाँ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ 46 क्रोमोसोम, यहाँ भी 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे। अब यहाँ पे होमोलोगस जोड़े को जब अलग अलग किया जाएगा तो क्रोमोसोम जितने भी रहेंगे आधे आधे बढ़ जाएंगे, है ना। हर जोड़े में से एक क्रोमोसोम इधर खींच लिया जाएगा, एक क्रोमोसोम को इधर खींच लिया जाएगा, दूसरे वाले जोड़े में से भी एक को इधर खींच लिया जाएगा, एक को इधर खींच लिया जाएगा। तो टोटल 23 पेयर्स बने हुए थे, तो 23 क्रोमोसोम्स को इधर खींच लिया गया और 23 क्रोमोसोम्स को इधर खींच लिया गया। तो ये बन गए आपके, मान लीजिए कि इधर दोनों को खींच लिया गया, तो ये आपका इधर पेयर में से एक क्रोमोसोम इस तरफ, इस वाले पेयर में से एक क्रोमोसोम इस तरफ, ये देखिए ये वाला क्रोमोसोम उस तरफ खींचा चला गया था, ये वाला इस तरफ आ गया था।
अब जरा आप देख के बताइए कि यहाँ तक तो 46 क्रोमोसोम था, पर क्या यहाँ पे भी 46 है? नहीं, 1 2 3 4 क्रोमोसोम था, पर यहाँ 2 ही है। क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। क्रोमोसोम कितने हो गए? आधे हो गए। यहाँ पे अब 23 रह जाएगा। 46 अगर था तो यहाँ भी 23 क्रोमोसोम रह जाएगा। तो यहाँ तक जो भी कहानी थी ना, इस पूरे कहानी को बोला गया मियोसिस 1, जो कि रिडक्शनल डिवीजन था। क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो रहा था। इसके बाद जो कहानी चली ना कि अब इन दोनों को भी खींच लिया गया ना, ये बनने के बाद क्या हुआ? इन दोनों को भी खींच लिया जाएगा। मतलब एक छोटा सा स्टेप में यहाँ दिखाऊं, जगह थोड़ा सा बोर्ड और बड़ा रहता, चलिए पर हम एडजस्ट कर लेंगे। ये यहाँ पे बना देता हूँ मैं ग्रीन। तो इन्हें भी खींच लिया गया। अब इन्हें क्यों खींचा गया? क्योंकि इनके पास डीएनए की कॉपी अवेलेबल थी। अब ये दो कॉपी क्या करेंगे? सेम डीएनए का, सेम ही डीएनए है, सेम इंफॉर्मेशन है, तो एक ही इंफॉर्मेशन को दो बार क्यों स्टोर करेगा अनवांटेड? तो ये उस चीज को और ज्यादा डिवाइड करते हैं, सेल्स में बांट देते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, अब इनको आधा आधा तोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ से 2 सेल का निर्माण होगा, एक सेल इधर, एक सेल इधर। इधर से भी 2 सेल बनेंगे, एक इधर और एक इधर। तो अल्टीमेटली यहाँ देखिए, एक सेल से 4 सेल बन गया बाबू। इधर ले आधा टुकड़े को इधर खींच लीजिए, आधे को इधर भेज दीजिए। ओके, फिर यहाँ पे सेम ऐसा ही, आधा टुकड़ा इधर, इसका इधर, आधा टुकड़ा इधर। अब ग्रीन वाले की बारी, आधा ग्रीन वाला इधर, एक क्रोमेटिड इधर, एक क्रोमेटिड उधर। इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि आपको मैंने माइटोसिस और मियोसिस समझा दिया। मियोसिस में क्या होता है? यहाँ पे तो आपका सेल कैसा था? डिप्लॉयड था। डिप्लॉयड था मतलब हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के 2 सेट थे यहाँ पे, पर इन सभी के बाद जो नए सेल्स बने उन सभी के पास क्रोमोसोम के एक एक सेट ही अवेलेबल रह गए। सिमिलरली यहाँ पे जो है वो डिप्लॉयड सेल था, पर यहाँ पे क्या हुआ? डिप्लॉयड का डिप्लॉयड सेल ही बना रहा। तो ये आपका टोटल जो है वो यहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस जो होता है वो खत्म हो जाता है। देखिए मैंने ये क्यों बताया, तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप पढ़ते हैं ना, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, मेंडल के जब लॉ पढ़ने जाएंगे तो मेंडल्स जो है ना वो बोलते थे कि जो उनके फैक्टर्स हैं है ना, वो ब्लेंड नहीं करते हैं आप आपस में, और वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, मतलब वो अलग अलग हो जाते हैं जब नया जनरेशन बनने वाला होता है। तो वो चीज़ कैसे समझ में आएगा? जब तक ये आपको नहीं समझ में आया कि मियोसिस में चल क्या रहा है, कैसे क्रोमोसोम्स के पेयर अलग हो रहे हैं, तो ये चीज़ समझना बहुत जरूरी था। अब इसके बाद जो है जस्ट आज ही हम लोग इसके बाद क्या कवर करेंगे कि डीएनए और जीन में क्या डिफरेंस होता है ना। डीएनए और जीन समझ में आ जाएगा तो देन हम लोग देखेंगे जीन और एलील में डिफरेंस देखेंगे। एक बार इतना टॉपिक खत्म हो गया देन हम लोग बेसिक्स पे फुल स्टॉप लगा देंगे। अब आ जाएंगे डायरेक्ट हम लोग किस चीज पे? मेंडेलियन जेनेटिक्स पे, जिसे हम लोग आप लोग हेरिडिटी बोलते हैं। इवोल्यूशन सीबीएसई को नहीं है पर अदर बोर्ड्स को है इवोल्यूशन, तो ट्राई करेंगे कि हम लोग इवोल्यूशन भी पढ़ा दें, और फिलहाल ये फोकस रहेगा हेरिडिटी पे। तो अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे, आज ही कर लेंगे हम लोग जीन, अब वो वाला कहानी पूरा बेसिक वाला, और स्टार्ट कर देंगे हम लोग कि मेंडल ने कैसे कैसे शुरुआत किया था, क्यों मेंडल को जो है वो लोग नहीं पहचान पाए और उनको नहीं माना लोगों ने। बाद में ही मेंडल की दोबारा से रीडिस्कवरी हुई और फिर आज मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। सो बने रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।